आज हम ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, हिमनदी से बनने वाले लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हिमनदी कहाँ बनती है? जहाँ पे बर्फ पिघलती है। तो बर्फ कहाँ पिघलेगी? जहाँ पे बर्फ पहले से ही विद्यमान होगी। तो स्थल के 10% हिस्से पे बर्फ जमी रहती है, जिसमें उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव यानी आर्कटिक और अंटार्कटिक आता है और ग्रीनलैंड का एक हिस्सा आता है। इसके अलावा कोई स्थान ऐसे भी है जो कि उष्ण है लेकिन फिर भी बर्फ जमती है। तो ऐसे स्थान है जहाँ पर पर्वत श्रेणियां विद्यमान हैं, जैसे रॉकीज, एंडीज, आल्प्स और हिमालय। ठीक है, तो हिमनदी से बनने वाली लैंडफॉर्म्स हैं वो क्यों बनती हैं? कुछ अपरदन से, कुछ अपक्षय के कारण से बनती हैं, अपघर्षण क्रिया के कारण से बनती हैं और उत्पाटन क्रिया के कारण से यानी तोड़ने के कारण से बनती हैं। अब आते हैं, सबसे पहले बनती है यू आकार की घाटी। ठीक है, यू आकार की घाटी कहाँ बनती है? जहां से हिमनदी का उद्गम होता है, जहां हिमनदी स्टार्ट होती है, वहां अपरदन की क्रिया के कारण से किनारे खड़े रह जाते हैं और तली का अपघर्षण अधिक हो जाने के कारण से यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। ठीक है, इस प्रकार से किनारे वाली जो श्रेणियां हैं वो खड़ी रह जाती हैं और तली वाला भाग है वहां अपघर्षण अधिक होने के कारण से एक बड़े क्षेत्र पर घाटी का निर्माण होता है, यू आकार की घाटी कहलाती है। फिर आते हैं सर्क। तो सर्क क्या होता है? सर्क हिमनदी के शीर्ष भागों पर कटाव होने के कारण से और अपक्षय की क्रिया के कारण से हिमनदी वाला जो स्थान होता है या बर्फ वाला जो एरिया होता है, तो जहां पर बर्फ मेल्ट होने के कारण से अपक्षय होता है। ठीक है, रात के समय बर्फ जमती है और दिन के समय बर्फ पिघलती है। तो ऐसे क्षेत्र पर अपक्षय की क्रिया संपन्न होती है और बाद में हिमनदी जब वहां से चलती है तो वहां के चट्टानों को या फिर वहां की जो मेल्ट हुई बर्फ है उसको लेकर के नीचे चली जाती है और इस प्रकार से पहाड़ी के शिखर पर एक गड्ढे का निर्माण होता है जो एक अर्ध गोलाकार आकृति का होता है, जो एक आरामदायक कुर्सी की भांति प्रतीत होता है, लेकिन ये याद रखना कि ये पर्वत के शिखर पर होता है, सर्क कहलाता है। ठीक है, आगे आती है एक लैंडफॉर्म, सर्क या टॉर्न झील किसे कहते हैं? अब टॉर्न सर्क को ही कहते हैं और सर्क बन जाने के बाद में जहां से हिमनदी आ रही है ऊपर से और पानी है वो इस गड्ढे के अंदर भर जाता है। किसमें? सर्क में। इस प्रकार से निर्मित झील को सर्क झील या टॉर्न झील कहते हैं। आगे चलते हैं। अरे, तो पहाड़ी के दो और सर्क बन जाने के कारण से ये कोई पहाड़ी है और इसके दो और सर्क बन जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से एक श्रृंखला होती है पर्वत की, तो दोनों तरफ सर्क बन जाने के कारण से ऊपर से देखने पर पहाड़ियां एक कंगीनुमा कटक की भांति प्रतीत होती हैं। एक कंगीनुमा आकृति दिखाई देती है जिसे तीक्ष्ण कटक या फिर अरेत कहते हैं। ठीक है, अरेत या तीक्ष्ण कटक या फिर कंगीनुमा कटक कहते हैं। आगे आते हैं, हॉर्न किसे कहते हैं? तो किसी पहाड़ी के तीन और सर्क बन जाने के कारण से, एक तरफ सर्क बन गया, दूसरी तरफ सर्क बन गए और तीसरी तरफ सर्क बन जाने के कारण से बीच में जो पहाड़ी होती है वो बहुत ही शार्प और नुकीली हो जाती है, यानी उसका शिखर बहुत अधिक शार्प होता है, उसे ही हॉर्न कहा जाता है। स्विट्जरलैंड का मैटर्न हॉर्न सबसे ऊंचा हॉर्न का उदाहरण है। अब नेक्स्ट स्ला करती है जिसका नाम है कॉल। अब कॉल क्या होता है? कॉल दर्रा होता है और दर्रा किसे कहते हैं? दो पर्वतों के बीच आवागमन का रास्ता होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कॉल कहते हैं। और दर्रा कहाँ बनता है? जब पहाड़ी के ऊपर दो और सर्क बन जाते हैं और दोनों सर्क आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, तब किसका निर्माण होता है? कॉल का या फिर दर्रे का निर्माण। पहाड़ी के दो और सर्ग बन गए हैं, फिर दूसरी पहाड़ी के दूसरी ओर का सर्ग बन गया है और इस प्रकार से आपस में सर्ग मिल जाने के कारण से
यहाँ पे नेविगेशन बन जाता है जिसे हम दर्रा कहते हैं। तो दो सर्ग आपस में मिल जाने के कारण से इनके बीच आने जाने का रास्ता बन जाता है जिसे हम कोल या दर्रा कहते हैं। नेक्स्ट लैंडफॉर्म है रॉक बेसिन या तली पात्र। ये कैसे बनती है? हिमनदी के रास्ते में कुछ मोटे और कुछ कम छोटे आकार के चट्टानें होती हैं जो कि एक्स्ट्रा बाहर की ओर रास्ते में निकली होती हैं, और जहां हिमनदी चल रही होती है तो रास्ते से इन चट्टानों को उखाड़ती हुई अपने साथ लेकर चली जाती है। अब क्या होता है, जब ये चट्टानें चली जाती हैं तो हिमनदी के रास्ते में या फिर तली में कुछ गड्ढे बन जाते हैं, ठीक है। और इन्हीं गड्ढों को क्या कहा जाता है? रॉक बेसिन या तली पात्र कहा जाता है। नेक्स्ट लैंडफॉर्म है नूनाटक। हिमनदी के द्वारा अपघर्षण क्रिया के कारण से लैंडफॉर्म्स या फिर पहाड़ी है वो बिल्कुल सपाट, बिना मलबा रहित या उबड़ खाबड़ नहीं होती है, वो बिल्कुल सपाट शिखर वाली हो जाती है। यानी नूनाटक एक पहाड़ी होती है जो ऊपर से अपघर्षण क्रिया के कारण से गोलाकार हो जाती है, नूनाटक कहलाती है। नेक्स्ट आती है रॉस मेटोने। अब ये रॉस मेटोने क्या होता है? नूनाटक पहाड़ी बनती है क्योंकि हिमनदी के द्वारा अपघर्षण क्रिया द्वारा बनाई जाती है। अब दूसरा आता है कि इसी पहाड़ी के ऊपर दो प्रकार की क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। एक तरफ पहाड़ी के अपघर्षण क्रिया होती है, यानी उसका शिखर घिसता है, और दूसरी तरफ वाला भाग है उस पे उत्पाटन प्रक्रम कार्य करता है, यानी हिमनदी तोड़ती हुई चलती है रॉक्स को। तो इस प्रकार से प्रतीत होता है कि हिमनदी क्षेत्र में भेड़ बैठी हो और इसका बैक वाला हिस्सा है वो इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। तो इसको लिखते हैं भेड़ पीठ शिला। रॉस मेटोने को भेड़ पीठ शिला भी कहते हैं। दैत्याकार सोपान शिलाकृति नेक्स्ट शिलाकृति है। तो ये कैसे बनती है? एक बड़े क्षेत्र पर हिमनदी के द्वारा अपघर्षण क्रिया के द्वारा तली को सपाट कर दिया या रॉक को बिल्कुल इक्वल कर दिया है। अब इन्हीं चट्टानों के बीच में भ्रंश पड़ते हैं और उस भ्रंश लाइन के सहारे दूसरी वाली रॉक है वो नीचे चली जाती है, धसक जाती है। इस प्रकार से भ्रंश के सहारे चट्टानें नीचे की ओर धस जाती हैं, और धसने के कारण से ऐसा प्रतीत होता है कि ये राक्षस की सीढ़ियां हैं। इसी शिलाकृति को कहा जाता है दैत्याकार सोपान। आप देखिए, ये मेन रॉक थी जो कि सपाट थी, और अब इसके साथ में सीढ़ी के बिल्कुल बीच वाला, दो सीढ़ियों के बीच वाला भाग जब एक गड्ढे नुमा या फिर थोड़ा सा गहराई वाला होता है, वहां पर हिमनदी के द्वारा पानी भर दिया जाता है। अब क्या बनता है? पेटनॉस्टर झीलें बनती हैं। दैत्याकार सोपान की जो सीढ़ियां हैं उनके बीच में जो गैप होता है, उस गर्त वाले भाग में पानी भर जाने के कारण से पेटनॉस्टर लेक का निर्माण होता है। नेक्स्ट आता है फियोर्ड तट। तो फियोर्ड तट कैसे बनता है? जब हिमनदी समुद्र या महाद्वीप के सीमांत वाले भाग में आती है, वहां पर फियोर्ड तट का निर्माण होता है। अब आते हैं निक्षेप के द्वारा बनने वाली लैंडफॉर्म्स के बारे में। तो हिमनदी जो अपर्दन या अपघर्षण क्रिया के द्वारा, उत्पाटन क्रिया के द्वारा अपने साथ में चट्टानें तोड़कर लाती है, अब उनका जमाव करती है। तो जमाव होने के कारण से हिमोड जैसे जलोढ़ बनता है नदी के निक्षेपण वाले भागों में, ऐसे ही हिमनदी के निक्षेपण के द्वारा हिमोड यानी मैदान बनते हैं।
आगे आता है ड्रमलिन। ये क्या होते हैं? हिमनदी के द्वारा इस प्रकार उल्टी नाव की तरह निक्षेपण किया जाता है। जो देखने पर प्रतीत होता है कि एक अंडे की टोकरी नुमा आकृति बनती है, जिसे ड्रमलिन कहा जाता है। नेक्स्ट आता है एस्कर। अब क्या होता है कि हिमनदी के द्वारा कुछ इस तरह से यहाँ अपर्दन क्रिया हो रही है, कुछ भागों पर निक्षेपण हो रहा है, किसी स्थान पर कम जमाव है और किसी स्थान पर अधिक मात्रा में जमाव होने के कारण से इस प्रकार की लैंडफॉर्म हमें देखने को मिलती है, जो एक कटक की भांति बिल्कुल सीध में जमाव करती हुई चलती है। हिमनद वाले स्थानों पर इस प्रकार के निक्षेपण वाले कार्य में बीच में रेलवे लाइन बिछाई जाती है या फिर सड़क मार्गों का निर्माण किया जाता है, क्योंकि ये मार्ग एस्कर का अनुसरण करते हुए बिछाए जाते हैं। एस्कर एक कटकनुमा आकृति में बिल्कुल सीध में होते हैं और इसी के कारण से रेल मार्ग या फिर सड़क मार्ग इन्हीं का अनुसरण करते हैं। अब आते हैं केम किसे कहते हैं। तो हिमनदी के द्वारा केम छोटे छोटे टीलों का निर्माण केम कहलाता है। तो हिमनदी के द्वारा छोटे छोटे टीलों का निर्माण जब किया जाता है तो उसे केम कहा जाता है। और अगला है कि एक गड्ढा होता है, उसे केटील कहा जाता है, और गड्ढे के अंदर छोटे छोटे निक्षेप जमा हुए रहते हैं, जिन्हें केटिल कहा जाता है। ठीक है। हिमदौत मैदान। अब हिमदौत मैदान क्या होते हैं? हिमनदी के द्वारा बनाए गए एक संप्राय मैदान को हिमदौत मैदान कहा जाता है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एन अपडेट।